ओके स्टूडेंट्स, आज हम इस क्लास में डिस्कस करेंगे ऐसे और प्रेसी। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऐसे। और आपको पता है कि आई कैप में आपके पास दो किस्म के ऐसे आ सकते हैं, एक है फिश बोन और एक है एफिनिटी। हर बार की तरह हम लोग फिश बोन पे ही बात करेंगे। हमारी जो पिछली क्लास हुई थी BWCS की, उसमें हमने फिश बोन को डिस्कस किया था, उसका स्केलेटन, उसका स्ट्रक्चर, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके एलिमेंट्स, उसके कंपोनेंट्स डिस्कस किए थे। आपके पास अगर फिश बोन आता है तो आपने सबसे पहले माइंड में रफ पेपर पे या कोई भी आपको रफ जगह मिलती है, आपने एक स्केलेटन बना लेना है। फिर उसमें चीजों को इनपुट करना है। आपके पास जो कंपोनेंट्स है, सबसे पहले आपके पास टाइटल मौजूद होता है, वो आपको ऐसे के टॉपिक में से ही मिल जाएगा। वो होगा आपका टाइटल। उसी टाइटल में से आप क्या करोगे, प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है एक्सट्रैक्ट करोगे कि वो क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो कौन कौन से कॉजेज हैं कि जिसकी वजह से आप ये ऐसे लिख रहे हो। फिर आप तीन कॉजेज आइडेंटिफाई कर लो, कॉज नंबर 1, कॉज नंबर 2, कॉज नंबर 3। सर क्या दो कॉजेज लिख सकते हैं? द आंसर इज यस। लेकिन अगेन यूनिफॉर्मिटी में ही सक्सेस है कि हमेशा कुछ भी करके, कुछ भी सोच के तीन कॉजेज निकाल लो और उनके तीन इफेक्ट्स निकाल लो। आपको उन कॉजेज और इफेक्ट्स को कम कम एक्सप्लेन करना पड़ेगा, क्योंकि वर्ड्स उनके अंदर क्या होंगे, स्प्रेड हो जाएंगे, स्कैटर्ड हो जाएंगे, वर्ड्स उनके अंदर डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। तो 150 वर्ड के मुताबिक आपको कम कम लिखना होगा। सही है। पहले आप लिखोगे कॉज नंबर 1 कि प्रॉब्लम नंबर 1 क्या है और उसकी वजह से इफेक्ट नंबर 1 क्या आ रहा है। कॉज नंबर 2 क्या है, उसका इफेक्ट नंबर 2 क्या आ रहा है। कॉज नंबर 3, उसका इफेक्ट नंबर 3। अब जो भी टाइटल होगा उससे निकलेगी प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आप तीन कॉजेस मेंशन करोगे, तीन कॉजेस को यहाँ पे हाईलाइट कर दोगे और हर कॉज का अपना एक इफेक्ट होगा। जो रिजल्ट है, जो आउटकम नजर आ रहा है, वो कहलाता है इफेक्ट, और जिसकी वजह से ये आउटकम हुआ वो कहलाता है कॉज। कि लेट सपोज अगर एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ तो उसका इफेक्ट ये हो सकता है कि माइनर इंजरी हो सकती है, मेजर इंजरी हो सकती है, डेथ हो सकती है, या कुछ भी नहीं हो सकता इफेक्ट। तो एक कॉज होता है, एक इफेक्ट होता है। सही है। फिर एक्चुअल ऐसे आ जाता है। एक्चुअल ऐसे का फॉर्मेट आपके पास ये मौजूद है। आप 5 पैराग्राफ में अपने ऐसे को ब्रेक करोगे। जो पहला पैराग्राफ होगा उसमें जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखी थी, उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को आप रीफ्रेज करके इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना लोगे। ये आप लोगों को बहुत अच्छे तरीके से आता है, यहाँ पे भी यही करोगे। सिनोनिम्स का इस्तेमाल करके, एक्टिव को पैसिव करके, पैसिव को एक्टिव करके, कॉजेस को आगे पीछे करके आप इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ बना लोगे। तो यहाँ पे इंट्रोडक्शन में पता चल जाएगा कि मेरा जो है वो टॉपिक क्या है और टॉपिक में क्या क्या प्रॉब्लम्स मौजूद हैं। फिर आइडिया नंबर 1 के जिसमें आप कॉज 1 और इफेक्ट 1 लिखोगे। फिर आइडिया नंबर 2 में कॉज 2 इफेक्ट 2, आइडिया नंबर 3 में कॉज 3 इफेक्ट 3। कंक्लूडिंग पैराग्राफ में आप एंड करोगे कि जो आपके पास तीन प्रॉब्लम्स थी जिसकी वजह से तीन इफेक्ट्स आ रहे थे, उनके तीन पॉसिबल क्या सॉल्यूशंस हो सकते हैं। तो ये 25-25 आपके पास 50 मार्क्स हो जाते हैं। 35-35-35 ये 105 मार्क्स हो जाते हैं। 155 मार्क्स, सॉरी वर्ड्स, 25-25 50 वर्ड्स हो गए। 35-35-35 ये हो गए 105 वर्ड्स। तो ये टोटल 155 वर्ड्स हो गए। तो इसका मतलब ये है कि आपने अपना ऐसे पूरा कर लिया। अब कहीं पे एक दो वर्ड्स कम हो जाए तो मसला नहीं है। प्रॉब्लम स्टेटमेंट में जो है वो कोई नंबर ऑफ वर्ड्स की कैद नहीं है। सही है। आप एक लाइन पे, 1.5 लाइन में या 2 लाइनों में प्रॉब्लम स्टेटमेंट को डिफाइन कर दो। अगर आप लेट सपोज एक बिल्कुल ब्रीफेस्ट लाइन में डिफाइन कर सकते हो तो गो फॉर इट। अगर 1.5 लाइन में जा रहा है, 1 लाइन में जा रहा है, तो कोई मसला नहीं है। तो आई होप कि आपको ये फॉर्मेट रिकॉल हो गया होगा। चलते हैं अपने पहले ऐसे की तरफ। और मुझसे जो सवाल पूछा गया है कि वो असाइनमेंट क्या है, मैं आपको असाइनमेंट भी अभी दिखा दूंगा और मैं आपको ग्रुप में फिर से एक दफा शेयर कर दूंगा। एक मशहूर टीचर हैं, उनका असाइनमेंट बहुत ज्यादा यूज हो रहा होता है। उसमें बहुत सारे ऐसे लिखे हुए हैं, बहुत सारी प्रेसीज लिखी हुई हैं। तो वहां पे आप उसे रेफर कर सकते हो। हमारा जो फॉर्मेट मौजूद है उस ऐसे को पढ़ के आप हमारे फॉर्मेट में डाल सकते हो। तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। और फॉर्मेट का फायदा ये होता है कि आपको एक कॉन्फिडेंस मिल जाता है कि यार किस तरीके से कितना और कहां लिखना है। तो ये आपको फायदा हो जाता है। ठीक है। ऐसे के मिनिमम वर्ड्स होंगे, लेट से आपके पास ऐसे के मिनिमम वर्ड्स आपके पास हो सकते हैं 145।
और मैक्सिमम होंगे 150। कोशिश करना अगर 145 से कम चले जाए 144, इससे ज्यादा कम ना जाए, ठीक है। जवेरिया कह रही है सर मेरा BWCS का पेपर में 43 मार्क्स आए थे, 7 मार्क्स से रह गया था। इंशाल्लाह इस बार निकल जाएगा। देखिए अगर आप BWCS का मेरा स्टाइल देखेंगे जो पिछली 2 क्लासेस हुई हैं या उससे पहले जो मैंने आपको रिकॉर्डिंग्स दी है, मैं आपसे कहता हूं आप लेटर का फॉर्मेट माइंड में इनग्रेव कर लो, सही है। इसके अलावा मेमो का फॉर्मेट जो है वो याद कर लो। फिर उसके अलावा जो है आप ऐसे का फॉर्मेट याद कर लो। प्रेसाइज किस तरीके से करते हैं किसी भी पैसेज को, प्रेसी कैसे लिखते हैं, उसके कुछ बुलेट पॉइंट्स हैं वो माइंड में रख लो। आपके पास एक स्केलेटन होगा, एक स्ट्रक्चर होगा, एक ढांचा होगा, तो उसी ढांचे को, उसी फ्रेमवर्क को आपने सिर्फ फुलफिल करना है। आपने सिर्फ कंटेंट सोचना है और उसी में फीड करना है। जैसे यहाँ पे हमारा पहला टॉपिक है ऐसे नंबर 1, ग्लोबलाइजेशन एंड इट्स इम्पैक्ट। अब देखो मैं यहाँ पे पढ़े बगैर आप लोगों से बात करते हुए एक बात करता हूं। व्हाट इज ग्लोबलाइजेशन? ग्लोबलाइजेशन का मतलब ये होता है जब अलग अलग कंट्रीज के, अलग अलग प्रोविंसेस के, अलग अलग सिटीज के, अलग अलग कॉन्टिनेंट्स के लोग मिलते हैं। ना सिर्फ मिलते हैं बल्कि अलग अलग जगहों पे जाके वो परमानेंटली शिफ्ट हो जाते हैं। तो इसका मतलब ये है कि परमानेंटली या टेम्परेरीली वो क्या करते हैं, अपना कल्चर दूसरी जगह पे ले जाते हैं। तो दूसरे के जो कल्चर्स होते हैं वो उस अलग कल्चर से सीखते हैं, उसको अडॉप्ट करते हैं और एक नया कल्चर और ट्रेडिशन बन जाता है। तो ग्लोबलाइजेशन के जहां पे बहुत सारे फायदे हैं वहां पे नुकसान भी हैं। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं। ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स कंट्रीज टू कनेक्ट एंड ग्रो। कि ग्लोबलाइजेशन का फायदा ये है कि यहाँ पे कंट्रीज आपस में कनेक्ट करती हैं और ग्रो करती है, ये तो सर आपने बता दिया। बट इट ऑल्सो ब्रिंग्स प्रॉब्लम्स। ये प्रॉब्लम्स लेकर आती हैं, 3 प्रॉब्लम्स यानी कि 3 कॉजेस। अनफेयर मनी डिफरेंसेस, के आपके पास जो इनकम क्लास का डिफरेंस आ जाता है, इनकम क्लास का डिफरेंस आ जाता है सर, ये एक कॉज है। इसका इफेक्ट क्या होगा देखते हैं। लॉस ऑफ यूनिक कल्चर्स, जो आपके यूनिक कल्चर्स होते हैं ना वो कहीं ना कहीं डिसअपेयर हो जाते हैं या वो ब्लेंड कर जाते हैं नए कल्चर्स के साथ। कि आपने देखा होगा कि पुराने वक्तों में कुछ यूनिक कल्चर्स हुआ करते थे, लेकिन जब वहां पे अलग अलग जगहों से लोग आए तो वो कल्चर्स या तो डिसअपेयर हो गए या फिर नए कल्चर के अंदर ब्लेंड हो गए, छुप गए। एंड हार्म टू द एनवायरमेंट, और इसकी वजह से एनवायरमेंट को भी नुकसान होता है। सर ग्लोबलाइजेशन की वजह से एनवायरमेंट को कैसे नुकसान होता है देखते हैं। तो यहां पे पहले मैंने आपसे कहा अनफेयर मनी डिफरेंसेस। तो हमेशा कोशिश करना कि एक ही वर्ड को बार बार रिपीट नहीं करो। मैंने कहा अनफेयर मनी डिफरेंसेस, कॉज 1 पे मैंने लिखा इनकम इनइक्वालिटी, या आप ये भी कर सकते हो रिच एंड पुअर गैप, कुछ भी कॉज 1 में आ सकता है। इनकम इनइक्वालिटी या इनकम अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन या अनफेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, या फिर रिच एंड पुअर गैप, सही है, या क्लास गैप, कुछ भी आप लिख सकते हो। कॉज 1, कॉज 1 हो गया। इसका इफेक्ट 1 क्या होगा, सम प्लेसेस गेट रिचर एंड अदर स्टे पुअर। ग्लोबलाइजेशन की वजह से एक मसला ये होता है कि कुछ रिच कंट्रीज रिचर हो जाती हैं और जो पुअर कंट्रीज हैं उन्हें टोटली इग्नोर किया जा रहा होता है, वो मजीद गरीब हो जाती हैं। कि जब ग्लोबलाइजेशन शुरू हुई तो जब लोगों को दूसरी कंट्रीज के बारे में पता चला तो जब वो वहां पे गए तो उन्होंने कुछ जगहें ऐसी देखी जो कि डेवलप्ड नहीं थी, जहां पे बहुत हार्श कंडीशंस थी, जहां पे लोगों की हालतें ठीक नहीं थी। तो उनको ऐसा फील हुआ कि यार यहाँ पे टाइम वेस्ट करने का फायदा नहीं है। इंस्टेड वहां उन कंट्रीज में जहां पे सिविलाइजेशन है, लोग डेवलप्ड हैं, सही है, वहां पे बिजनेसेस चल रहे हैं, तो लोगों ने सोचा कि इन कंट्रीज के साथ बात करते हैं। तो 2 रिच कंट्रीज जब मिलेगी तो वो रिचर हो जाएगी और पुअर कंट्रीज को इग्नोर किया जाएगा। तो ये इनकम इनइक्वालिटी आती है ग्लोबलाइजेशन से। फिर कल्चरल डायल्यूशन, कल्चरल डायल्यूशन क्या था, लॉस ऑफ यूनिक कल्चर। कि जब अलग अलग कंट्रीज के लोग दूसरी कंट्रीज में टेम्परेरीली या परमानेंटली शिफ्ट होते हैं तो वहां पे अपना कल्चर लेकर जाते हैं, तो यहाँ पे कल्चर आपस में डाइल्यूट होते हैं, मिलने लगते हैं, ब्लेंड कर जाते हैं। इसकी वजह से क्या होता है, यूनिक कल्चर का ब्लेंड बन जाता है और जो ट्रेडिशनल कल्चर्स हैं वो फेड कर जाते हैं, सही है। तीसरा है एनवायरमेंटल हार्म। सर एनवायरमेंटल हार्म कैसे, कि यहाँ पे नेचर को डैमेज किया जा रहा होता है और इसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज आ रहा होता है। सर एग्जाम्पल दें, देखो
जब भी लोग क्या करते हैं, दूसरे मुल्कों से आपके मुल्क आते हैं आपके मुल्क की ब्यूटी को देखने के लिए, तो उनकी अकोमोडेशन के लिए आप ब्यूटी का कुछ हिस्सा शेफ ऑफ कर देते हो और वहां पे क्या कर देते हो, वहां पे कोई होटल वगैरह बना देते हो। फिर उनको खाना पीना होता है तो ब्यूटी का फिर हिस्सा को शेव ऑफ कर देते हो और वहां पे जो है आप रेस्टोरेंट बना देते हो। फिर उनको मूवी देखनी होती है, फिर कुछ हिस्सा आप वहां से गायब कर देते हो, वहां पे थिएटर बना देते हो। फिर उनको शॉपिंग करनी होती है तो मार्केट बना देते हो। तो इसका मतलब ये है कि जो बंदा ब्यूटी देखने आया था, आपने उनसे पैसे कमाने के चक्कर में ब्यूटी को ही रिमूव कर दिया। जो हाल हमारे नॉर्थ पाकिस्तान का है कि अगर आप वहां जाके देखो तो अल्लाह माफ करे कि नेचुरल ब्यूटी के नाम पे कचरा दिखा रहे होते हैं, क्योंकि वहां पे हम लोगों ने लिटरली आर्टिफिशियली उस जगह को डैमेज कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब आप नेचर को डैमेज करोगे तो क्लाइमेटिक चेंज आएगा। और हमेशा याद रखना कि वेदर होता है टेम्पररी, वेदर होता है टेम्पररी, क्लाइमेट होता है परमानेंट। कि अगर क्लाइमेट के टुवर्ड्स नेगेटिव कंट्रीब्यूशन करोगे तो क्लाइमेट भी नेगेटिव होगा परमानेंटली। सही है, तो ये तीन कॉजेस थे, तीन इफेक्ट थे। अब आपने करना कुछ नहीं है, आपने इसका एक इंट्रोडक्शन लिखना है, इसके आपने 3 पैराग्राफ्स लिखने हैं और उसके बाद एक कंक्लूजन ड्रॉ करना है इन 3 प्रॉब्लम्स का, 3 सॉल्यूशंस। तो यहाँ पे ऊपर मैंने कहा था कि ग्लोबलाइजेशन हेल्प्स कंट्रीज टू कनेक्ट एंड ग्रो, बट इट आल्सो ब्रिंग्स प्रॉब्लम्स लाइक अनफेयर मनी डिफरेंसेस, लॉस ऑफ यूनिक कल्चर्स एंड हार्म टू एनवायरनमेंट। अब यहाँ पे मैं क्या कर सकता हूँ कि लेट्स सपोज मैं कह सकता हूँ कि जो ग्लोबलाइजेशन, मैं कह सकता हूँ ग्लोबलाइजेशन मेक्स वर्ल्ड स्मॉलर एंड बेटर, but it also brings lots of problems and challenges, such as rich people gets richer, सही है, different unique cultures blend with one another and lose their identity. Third is environment also gets disturbed exponentially. ये मैंने इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ सोचा, इसको सोचते हुए नीचे देखता हूँ क्या लिखा है मैंने लिखा है कि ग्लोबलाइजेशन मेक्स द वर्ल्ड स्मॉलर एंड बेटर, मैंने शायद यही कहा था, बट इट आल्सो ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ challenges and problem, यही कहा था, like making some places richer while others stay poor, blending culture together and harming nature। तो मैंने शायद 70% यही बात की थी। तो एक दफा जब मैं एक दफा फ्रेमवर्क बना लेता हूं, जब एक दफा मैं स्केलेटन बना लेता हूं, तो मुझे सिर्फ उसमें क्या करना होता है, कंटेंट फिल करना होता है। ये आपको मैंने खुद से बता दिया। अब इसमें कोई साइंस नहीं है, इसमें कोई आर्ट नहीं है, इसमें कोई एम्बिग्विटी नहीं है, इसमें कोई स्टेप्स ऐसे नहीं है कि जो कि कंफ्यूजिंग हो। ऑल यू नीड टू डू, आपने लिखना है एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट। प्रॉब्लम स्टेटमेंट के अंदर 3 प्रॉब्लम्स लिखो, वो प्रॉब्लम्स आपके कॉजेस बनेंगे, उन कॉजेस के इफेक्ट या रिजल्ट नजर आ रहे होंगे। फिर आप क्या करो कि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है उससे आप बनाओ इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ, कॉज इफेक्ट 1 से बनाओ आप पहला आइडिया, कॉज इफेक्ट 2 से बनाओ दूसरा आइडिया, कॉज इफेक्ट 3 से बनाओ तीसरा आइडिया, और उसके बाद आप कंक्लूडिंग पैरा लिखोगे जिसमें आप तीनों कॉजेस के सॉल्यूशन बता दो। अब पहला क्या था कि लोग रिच से रिचर होते जा रहे हैं और पुअर जो है पुअर से पुअरर होते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या हो रहा है कि इनकम गैप आ रहा है, और उसकी वजह से क्या हो रहा है कि कुछ लोग हमेशा जनरेशन बाय जनरेशन पॉवर्टी में रह जाते हैं। जैसे कि पाकिस्तान अब है तो है, सही है, जैसे कि बहुत सारी अफ्रीकन कंट्रीज, सही है, जैसे कि बहुत सारी एशियन कंट्रीज, वो क्या है, या फिर साउथ अमेरिकन कंट्रीज, ये क्या है, वक्त के साथ साथ पॉवर्टी में जा रही हैं। As globalization spreads, unique cultures are fading away। जैसे जैसे ग्लोबलाइजेशन फैल रही है, ट्रेडिशनल वेज ऑफ लाइफ आर डिसअपियरिंग, कि जो पुराने तरीके के रहन सहन हुआ करते थे वो डिसअपियर हो रहे हैं या ब्लेंड हो रहे हैं नए में, और वेस्टर्न आइडियाज जो हैं अब वो पॉपुलर हो रहे हैं। हमें देख लो कि पहले जो लड़के हैं अगर वो पैंट शर्ट पहनते थे तो अच्छा नहीं माना जाता था, वो सलवार कमीज में घूमते थे। अब तो लड़के लड़कियां बूढ़े बच्चे सब जो है वो क्या कर रहे हैं, वेस्टर्न ड्रेसेस में नजर आ रहे हैं। सही है, तो इसका मतलब ये है कि हमारा ट्रेडिशनल वे ऑफ लाइफ जो है वो खत्म होता जा रहा है। पहले के वक्तों में लोग जल्दी सो जाते थे, जल्दी उठा करते थे, अब उल्टा होता चले जा रहा है। पहले के लोग जो है वो घर पे खाना पसंद करते थे, अब वो क्या करते हैं, डाइन आउट कर रहे होते हैं या फिर वो ऑर्डर कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है ट्रेडिशनल वेज हमारे खत्म हो रहे हैं और हमारा जो कल्चर है तो डिसअपियर हो रहा है, ब्लेंड हो रहा है। सही है, ऑर्गेनाइजेशन और सॉरी ग्लोबलाइजेशन इज हर्टिंग द प्लैनेट। यहाँ पे आप प्लैनेट को हर्ट करो कैसे, इट इज कॉजिंग पोल्यूशन। पोल्यूशन कैसे, मैंने आपको बताया कि आप क्या कर रहे होते हो,
कि दूसरे मुल्कों के लोग आपके पास आते हैं, वो एनर्जी का इस्तेमाल कर रहे हैं, वो रिसोर्सेज का इस्तेमाल कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपके पास रिसोर्सेज जो हैं वो एग्जॉस्ट हो रहे हैं, जिसकी वजह से क्लाइमेटिक चेंज आ रहा है और सब उसकी वजह से इफेक्ट हो रहे हैं। अब टू फिक्स द प्रॉब्लम कॉज्ड बाय ग्लोबलाइजेशन, अब 3 सोल्यूशन। वी नीड फेयर रूल्स फॉर मनी। हमारे पास एक ऐसी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम होनी चाहिए जो कि इक्विटी प्रोवाइड करे। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में या मुस्लिम कंट्रीज में ज़कात का कॉन्सेप्ट है, तो वहां पे क्या होता है कि फेयर या फिर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ होता है। दूसरा लिखा हुआ है कि यहाँ पे आप अपने कल्चर को सेलिब्रेट करते रहो टू कीप इट अलाइव। अक्सर लोग कहते हैं कि जैसे सिंध कल्चर डे सिंध में बहुत जो है वो जोरों शोर से मनाया जाता है, क्योंकि सिंधी बिलीव के यार उनका जो कल्चर है वो सस्टेन करना चाहिए, सरवाइव करना चाहिए। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कि अगर आप अपने इन्वायरमेंट की केयर करोगे तो आपका इन्वायरमेंट आपकी केयर करेगा। With this, we have concluded our essay, globalization and its impact. यार अब दिल पे हाथ रख के बताओ कि जब आप इसको पढ़ते हो तो इसमें ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस थी कि आप नहीं लिख पाते। जब शुरू में आपने देखा तो मुश्किल लगा, मुझे भी मुश्किल लगा था, मैं क्यों झूठ बोलूं आपसे, लेकिन एक एक करके ब्लैंक्स को फिल किया, मुझे कंटेंट मिल गया ना। अब मुझे क्या करना है, उसे रीडिजाइन करना है या रीवैम्प करना है इनटू एन एक्चुअल ऐसे। तो ये आपका एक्चुअल ऐसे है, आपने ऐसे लिखना है। वर्ड काउंट देख लेते हैं। देखिए आपके सामने वर्ड काउंट कितना आ रहा है, 142। सर 2 वर्ड्स कम है तो मैं 2 एडजेक्टिव जोड़ के 2 वर्ड्स ऐड कर लूंगा, सही है। जैसे ग्लोबलाइजेशन इज एक्सपोनेंशियली हर्टिंग द प्लैनेट, एक वर्ड और ऐड हो गया, 2 वर्ड और ऐड करने। We need fairer rules for money to keep and celebrate different cultures and values and to take better care of the environment for the safer, healthier and happier world. अब यहाँ पे मैंने बताना चाह रहा हूं वो बताना चाह रहा हूं कि अगर आप ज्यादा वर्ड्स का लिख देते हो तो कुछ वर्ड्स माइनस कर दो, अगर आप कुछ कम वर्ड्स का लिख रहे हो तो एडजेक्टिव्स का इस्तेमाल करके या प्रेपोजिशंस का इस्तेमाल करके या मल्टीपल नाउन्स का इस्तेमाल करके आप क्या कर सकते हो, ऐसे को स्ट्रेच कर सकते हो। पहले आपको चाहिए होता है कंटेंट, उस कंटेंट को भर के आप ज्यादा बेहतर तरीके से कंटेंट प्रोड्यूस कर सकते हो, सही है। आई होप आपको ये बात समझ आ गई होगी। आगे बढ़ते हैं, कुछ सवाल तो प्लीज पूछ लें यहाँ पे। जी जवेरिया बिल्कुल सही है कि मैंने प्रॉब्लम स्टेटमेंट में पहले कॉजेस लिखे, वही वर्डिंग चेंज करके मैंने क्या कर दिया, उन्हीं कॉजेस को क्या किया, कॉज नंबर 1 2 3 में लगा दिया। अब अगला जो मेरे पास टॉपिक है वो है ग्लोबल वार्मिंग का, सही है। अब यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग का आपको मतलब पता है क्या होता है। ग्लोबल वार्मिंग का मतलब ये होता है कि जब आपका ग्लोब है वो वक्त के साथ ईयर बाय ईयर, डेकेड बाय डेकेड क्या हो रहा है, वार्मर होता चले जा रहा है। इस ग्लोबल वार्मिंग में बहुत सारे फैक्टर्स कंट्रीब्यूट कर रहे होते हैं, तो वो बन जाते हैं कॉजेस। ग्लोबल वार्मिंग ड्रिवन बाय ह्यूमन एक्टिविटीज, क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग देखा जाए वो किसी जानवर की वजह से या किसी नेचर की वजह से नहीं होता, वो इंसानों की वजह से हो रहा होता है, जिसकी वजह से आपके प्लैनेट को जो है वो क्लाइमेट स्टेबिलिटी का और बायोडाइवर्सिटी का इश्यू आ रहा है कि हमारी जो क्लाइमेट स्टेबिलिटी है वो वीक होती चली जा रही है, हमारा क्लाइमेट अनस्टेबल होता चले जा रहा है। बायोडाइवर्सिटी का मतलब ये होता है बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी का मतलब ये होता है कि इस एनवायरनमेंट में जितने भी चीजें रह रही हैं, चाहे वो वायरसेस हो, चाहे वो इंफेक्शंस हो, चाहे वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म हो, या इसके अलावा जो है वो आपके पास एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, फिर आपके पास मरीन लाइफ हो, फिर आपके पास फॉरेस्ट हो, फिर आपके पास फंगस हो, फिर आपके पास बैक्टीरिया हो, फिर आपके पास इंसान हो, ये जितनी भी रेप्टाइल्स हो गए, ये जितनी भी चीजें हैं, मिनरल्स हो गए, ये सब मिला के क्या बनती है, ये कहलाता है बायोडाइवर्सिटी, सही है। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, थ्रेट कर रहे हैं प्लैनेट के क्लाइमेट स्टेबिलिटी को और बायोडाइवर्सिटी को। अब 3 कॉजेस, ग्रीन हाउस गैस एमिशन, कि यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, हम जो है वो फॉसिल फ्यूल्स को बर्न कर रहे हैं,
उसकी वजह से जो ग्रीन हाउस गैस है वो एमिट हो रही है एनवायरमेंट में, और टेम्परेचर जो है वो दिन ब दिन बढ़ रहा है। से डिफॉरेस्टेशन, हम दरख्त काट रहे हैं, उसकी वजह से क्या हो रहा है, लॉस ऑफ कार्बन सिंक। सिंक कहते हैं बेसिन को, सही है। हम मुंह धोते हैं तो मुंह का जो सारी गंदगी होती है वो बेसिन में सिंक हो जाती है, सही है। इसी तरीके से अगर लेट सपोज और मैं कोई हाथ वगैरह धो रहा हूं तो वो उसकी गंदगी बेसिन में सिंक हो जाती है। इसी तरीके से जो हम कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं तो दरख्त वो कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर लेते हैं, तो हमारी जो गंदी कार्बन डाइऑक्साइड है वो क्या होती है, सिंक हो जाती है किसमें, दरख्तों में। लेकिन जब दरख्त ही नहीं होंगे तो हमारे पास कार्बन सिंक नहीं रहेगा, सही है। इंडस्ट्रियलाइजेशन के जैसे जैसे इंडस्ट्रीज बढ़ रही है वैसे वैसे पोल्यूशन, नॉइस पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, सही है, ये सारी पोल्यूशन बढ़ रही है, सही है। अब आपने क्या करना है, ऊपर जो आपके पास अगेन ये लिखा हुआ था प्रॉब्लम स्टेटमेंट। अब ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शन jeopardizes the earth's climate balance and biodiversity, posing a significant threat to our planet's future। मैंने क्या किया, यहाँ पे रिफ्रेश कर दिया, यहाँ पे मैंने कुछ नहीं किया, मैंने सिर्फ रिफ्रेश कर दिया। अगर तुम दोनों को देखोगे ना तो यहाँ पे ज्यादा कॉमन फैक्टर है, यहाँ पे जो कॉमन फैक्टर है वो ज्यादा है, सही है। फिर आगे लिखा हुआ है एक्सेसिव ग्रीन हाउस एमिशन फ्रॉम बर्निंग फॉसिल फ्यूल। जब आप जलाते हो उसकी वजह से क्या होता है कि वो एटमॉस्फेयर में ट्रैप हो जाता है, जिसकी वजह से आपका ग्लोबल टेम्परेचर राइज करना शुरू करता है, क्लाइमेट पैटर्न डिसरप्ट हो जाते हैं, और इकोसिस्टम, इकोसिस्टम का मतलब होता है वो एनवायरमेंट जो कि सूटेबल होता है किसी भी लिविंग थिंग के लिए, रहने, जिंदा रहने के लिए, तो वो इकोसिस्टम खराब होना शुरू हो जाता है। जैसे कि आप एग्जांपल ले लो कराची के पोल्यूशन की या फिर जो लाहौर के पोल्यूशन की, कि हमारे यहाँ ना इकोसिस्टम ऑलमोस्ट 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 एंड होने वाला है, कि लोग क्या कर रहे होते हैं, सांस ना आने की वजह से मर जाते हैं, हार्ट अटैक्स की वजह से मर जाते हैं। तो सर ये हार्ट अटैक क्यों आ रहे होते हैं, अक्सर सांस ना आने की वजह से आ रहे होते हैं। तो ये क्या है, हमारा इकोसिस्टम खत्म हो रहा है। डिफॉरेस्टेशन प्राइमरीली फॉर एग्रीकल्चर एंड अर्बन एक्सपेंशन diminishes vital carbon sink like forest exact, सॉरी इसको मैं जरा आसान कर देता हूं। Extending global warming by reducing Earth's capacity to absorb carbon dioxide, amplifying climate change। अब कह रहे कि जब हम डिफॉरेस्ट कर रहे होते हैं तो प्राइमरीली हम क्यों करते हैं, या तो हमको एग्रीकल्चरल लैंड चाहिए होती है या हमें बिल्डिंग वगैरह बनानी होती है। अगर जंगल हटेंगे तो एग्रीकल्चर होगी या फिर शहर बनेंगे, सही है। दोनों ही सूरतों में पता है क्या होता है, आप कार्बन सिंक लूज कर जाते हो, सही है, क्योंकि फॉरेस्ट जो है वो क्या कर रहे होते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को एक्सटेंड करने से रोकते हैं, क्योंकि वो कार्बन डाइऑक्साइड को ऑब्जर्व कर लेते हैं। इसकी वजह से आपका क्लाइमेट जो है वो बेहतर हो जाता है, सही है। फिर आगे लिखा हुआ है इंडस्ट्रियलाइजेशन एंड रैपिड अर्बनाइजेशन कंट्रीब्यूट टू इंक्रीज्ड पॉल्यूशन लेवल, रिलीजिंग हार्मफुल सब्सटेंसेस इनटू एटमॉस्फेयर। और अगेन वो जो सब्सटेंसेस हैं हार्मफुल या टॉक्सिक सब्सटेंसेस हैं वो एटमॉस्फेयर में लॉक हो जाते हैं, उसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग इंक्रीज होना शुरू हो जाती है, एनवायरमेंटल और हेल्थ कॉन्सिक्वेंसेस नजर आना शुरू हो जाते हैं। टू कॉम्बैट ग्लोबल वार्मिंग वी मस्ट रिड्यूस ग्रीन हाउस गैस इमिशन। तो हमें क्या करना पड़ेगा, फॉसिल फ्यूल को कम बर्न करना है, यानी कि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज को कम यूटिलाइज करना है, हमें रिफॉरेस्टेशन को प्रमोट करना है, और हमें क्या करना है, सस्टेनेबल बिजनेसेस की तरफ जाना है, जो हमने चैप्टर नंबर 6 आईटीबी में पढ़ा था। तो ये आपका एक और ऐसे हो गया। अब अगेन मुझे एक बात बताओ कि जब तुमने ग्लोबल वार्मिंग वर्ड देखा तो तुम घबरा गए, लेकिन यहाँ पे जब तुमने सुकून से एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख ली और 3 कॉजेज और उनके इफेक्ट लिख लिए, इसमें लगता है टाइम। ऐसा नहीं होता कि मुझे भी, मैं बताऊं कि मैं जब ये क्लास आपके लिए रेडी कर रहा था क्योंकि मैं बिजी होता हूं, तो मैंने ये जो दोनों ऐसे हैं ये मैंने आई बिलीव एक एक ऐसे सोचने में और लिखने में 20-20 मिनट लगाए, तो 20 नहीं शायद 15-15 मिनट लगाए होंगे। तो मुझे आधा घंटा आपके 2 ऐसे तैयार करने में लगे, मुझे आधा घंटा आपके 2 ऐसे तैयार करने में लगे। तो यहाँ पे मैं भी सोच रहा होता हूँ, मैं भी थॉट्स को गैदर कर रहा होता हूँ, मैं भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख रहा होता हूँ। तो आप भी क्या करें, प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सोचें, 3 कॉजेस लिखें, 3 इफेक्ट लिखें, और फिर एक्चुअल ऐसे 5 पैराग्राफ्स में लिख लें। अब सर ये देख लेते, वर्ड काउंट देख लेते कितना है यहाँ पे, 1 मिनट दीजिएगा मुझे।
134। अब यहाँ पे 10 वर्ड्स कम है, ठीक है, तो यहाँ पे हम ऐड कर सकते हैं। ग्लोबल वार्मिंग कॉज्ड बाय ह्यूमन एक्शंस jeopardizes the earth's climate balance and biodiversity, posing significant threat to our planet's future and people a minute, our planet's future and its people chance of survival being reduced significantly। इस तरीके से आपने क्या किया, और वर्ड्स ऐड कर दिए। अब चेक कर लेते कितना हो जाता है। अगर मैं यहाँ पे अब चेक करूं तो ये 143 हो गया। अब 2 वर्ड्स 3 वर्ड्स और जोड़ो, आपका ऐसे हो गया कंप्लीट। तो दैट्स हाउ यू राइट एन एसे। कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। मैंने आपसे पहले भी कहा कि BWCS के पेपर को अटेम्प्ट करना और पास करना रिक्वायर्स वन थिंग, दैट इज गट्स। आपके पास वो सेल्फ असर्टिवनेस होनी चाहिए, वो सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो गट्स होने चाहिए कि यार आई नो हाउ टू राइट, बस मुझे चीजों को स्ट्रक्चर करना है और जो एक फ्रेमवर्क माइंड में लेके गया हूं, एक फॉर्मेट माइंड में लेके गया हूं, उसमें लगा देना है। दैट्स हाउ आई विल राइट एनीथिंग जो भी मुझसे पूछा जा रहा है। माजरत, मुझे जो है वो ग्रुप में एक अब्दुल्ला नाम के लड़के ने भी एक ऐसे भेजा था, मैंने वो पढ़ लिया था, मैं उस पर रिमार्क्स नहीं दे सका था। अभी असल में मेरे जो पिफा के स्टूडेंट्स हैं ना, उनका पेपर है 9 तारीख को। मैं जरा उससे फ्री हो जाऊं तो आप लोग मुझे जो भी चीज ग्रुप में भेजोगे ना, मैं उसको रिव्यू करके आपको बता दूंगा, सही है? तो अब्दुल्ला राहिल, आप मुझे जो है वो ग्रुप में भेज दीजिएगा। माजरत के मैंने जो पिछला जो एक ऐसे था किसी स्टूडेंट का, और अब्दुल्ला का ही था मेरे ख्याल से, तो वो मैं जो है रीड नहीं कर सका, उस पर कमेंट नहीं कर सका, बट मैंने वो रीड किया था। आई बिलीव इट वाज अ रियली गुड ऐसे, सही है। बट उसमें अगर मुझे कोई रूम फॉर इम्प्रूवमेंट दिखता है तो मैं बताऊंगा। मैंने ओवरऑल पढ़ा था, इट वाज अ गुड ऐसे, ठीक है, इट वाज अ गुड अटेम्प्ट। मैं अगर पढ़ता तो उसको फेल वेल नहीं करता, ठीक है। अब यहाँ पे मैं एक चीज आपको दिखा दूं, वो असाइनमेंट के जिसमें से आपके पास ये आपके पास असाइनमेंट है, ये किस टीचर का है देख लेते हैं। ये है अरसल सईद, सॉरी काशिफ अली सर का ये जो है असाइनमेंट है, सही है। इसके पहले पेज में आपके पास देखिए ऐसे आ रहा है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इंपैक्ट। अब आपने करना क्या है, आपने अपनी प्रैक्टिस कैसे करनी है, आप इसके 3 कॉजेस पढ़ें, इसके 3 इफेक्ट्स पढ़ें, फिर आप थोड़ी देर देखें ऐसे को यूं देखें, आप इस ऐसे को यूं देखें और देखिए ये 3 कॉजेस क्या हैं। एडवांसमेंट इन कंप्यूटिंग पावर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आने से जो कंप्यूटेशनल पावर होती है, जो भी कैलकुलेशन हो रही होती है, जो भी कंप्यूटर परफॉर्म कर रहा होता है, वो एडवांस हो जाती है, ठीक है, कॉज समझ आ गया। इसकी वजह से इफेक्ट क्या होगा? इसकी वजह से ये होगा, हमारा टाइम सेव होगा, हमारी एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाएगी। अच्छा, फिर इसी तरीके से बिग डाटा नहीं समझ आया तो यहाँ पे लिखा हुआ है जॉब डिस्प्लेसमेंट। बिग डाटा का मतलब ये होता है, अगर आपको नहीं समझ आया आप गूगल कर लो, अभी तो आप घर पे बैठे हो ना, आप चैट जीपीटी से देख लो। बिग डाटा का मतलब ये होता है कि हमारे पास इतना सारा डाटा होता है जो कि ह्यूमनली प्रोसेस करना इम्पॉसिबल होता है, तो वहां पे टेक्नोलॉजी को इंप्लीमेंट किया जाता है। तो जो आपके पास डाटा एंट्री की जॉब्स होती है ना, वो कहीं ना कहीं खत्म हो जाती है, तो जॉब डिस्प्लेस्ड हो जाती है। फिर लास्ट में लिखा हुआ है नीड फॉर ऑटोमेशन, कि यहाँ पे एक कॉज ये है कि लोगों को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में टेक्नोलॉजी इंप्लीमेंट करनी ही होती है, उनकी नीड होती है। इसकी वजह से क्या होता है, इफेक्ट ये आता है एथिकल कंसिडरेशंस, कि कुछ लोग क्या कर रहे होते, ऑटोमेशन इसलिए नहीं कर रहे होते कि लोगों की जॉब ना चले जाए, या लेट सपोज वो लोगों को निकालना चाहते हैं तो टेक्नोलॉजी लेकर आ रहे होते हैं। तो यहाँ पे आपने एथिकली चीजों को देखना है। आपने 3 कॉजेस देखे, 3 इफेक्ट देखे। अब इसमें क्या चीज मौजूद थी, इसमें प्रॉब्लम स्टेटमेंट मौजूद नहीं है। अगर मैं आपकी जगह होता ना, ये जो सर काशिफ अली का असाइनमेंट है ना, मैं सबकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देता। सबसे पहले मैं सबकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख देता, सही है। आप सबकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिख दें, उसके बाद आप क्या करें, फिर ऐसे रीड करें, क्योंकि आपको इससे मिलेगा नॉलेज। आपने ये ऐसे रीड किया और फिर आप अगेन क्या करें, 4-5 पैरा बनाए, इंट्रोडक्शन, आइडिया 1, आइडिया 2, आइडिया 3, और उसके बाद कंक्लूजन। फिर जो आपने प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाई उससे इंट्रोडक्शन बनाए, उससे कंक्लूजन बनाए, यही देखकर, और फिर कॉज 1 इफेक्ट 1, कॉज 2 इफेक्ट 2, कॉज 3 इफेक्ट को
इफेक्ट 3 को आप क्या करें, 3 पैराग्राफ में लिख लें। तो ये आपके पास एक ऐसे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इट्स इम्पैक्ट, इसके कॉज देखें, इसके इफेक्ट देखें, इससे बना है प्रॉब्लम स्टेटमेंट। इस आपके इसमें कहीं पे भी प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं बनी है तो आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बनाने आ जाएगी। फिर चाइल्ड लेबर देखें, चाइल्ड लेबर का पहला कॉज क्या होता है कि जहां पे चाइल्ड लेबर होता है वहां पे गरीबी आती है, जहां गरीबी आती है वहां पे लोगों को फिजिकली हार्म करना आसान हो जाता है। जहां पे चाइल्ड लेबर आता है वहां पे एजुकेशन हासिल करना मुश्किल हो जाता है और लोग मेंटली हार्म, उनको इमोशनल हार्म मिल रहा होता है, उनको लगता है कि हमारी जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो इंफीरियर होती चली जा रही है। फिर कल्चर और सोशल नॉर्म बन चुका है कि गरीब बच्चा तो जॉब ही करेगा, तो कहीं ना कहीं उसकी एजुकेशन जो है उससे दूर कर दी जाती है। तो ये 3 इफेक्ट्स हैं, 3 कॉजेज हैं, इनका प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखो और फिर इसी लिखे हुए को पढ़ के आप 5 पैराग्राफ बना लो। सही है। फिर आपके पास लिखा स्लीप डिप्रिवेशन। स्लीप डिप्रिवेशन का मतलब होता है वो स्टेट जहां पे आपकी नींद या तो खत्म हो जाती है या बहुत रिड्यूस हो जाती है। तो क्यों, क्या 3 वजूहात है कि आपकी नींद चली जाती है और उसका इफेक्ट आपकी हेल्थ पे, आपके सोशल स्किल्स पे क्या हो रहा होता है। जैसे कि लेट सपोज ये मेडिकल कंडीशन है, इसकी वजह से मेरे मूड डिस्टर्ब हो रहा होता है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स की वजह से क्या होता है, हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये सारी चीजें आपने क्या करना है, इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट लिखना है और इन पैराग्राफ को रीड करके आपने वो जो 5 पैराग्राफ वाला फॉर्मेट है उस पर बिठाना है। जवेरिया कह रहे सर मेरे पास प्रेसी और ऐसे इसी में से ही आया था। तो बस अब आपने क्या करना है, ऐसे का मैंने आपको फॉर्मेट बता दिया, इसके सारे जो है आप ऐसे पढ़ लो, उनके कॉज एंड इफेक्ट देख लो, उसमें से आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट निकालना सीख लो और 5 पैराग्राफ में डालना सीख लो। यू आर गुड टू गो। ऐसे हो जाएगा। प्रेसी हम पढ़ेंगे अभी। सही है। तो हम प्रेसी स्टार्ट कर रहे हैं 4:50 पे, 5 मिनट का ब्रेक और फिर 4:50 पे हम क्या करते हैं, प्रेसी को स्टार्ट करते हैं। मैंने आपको जवेरिया मेरे ख्याल से आज 2 ऐसे कराए हैं और इसके अलावा जो है मैंने रिकॉर्डिंग में भी आपको 2 ऐसे दिए हुए हैं। सही है। और एक जो हमने पिछली क्लास रखी थी उसमें भी हमने एक ऐसे डिस्कस किया था। तो ये 5 प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स आप वो देख लें। और इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर किसी ऐसे में आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ नहीं आ रही हो, ग्रुप में पूछ लीजिएगा, मैं आपको प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना के दे दूंगा। अगर मुझे टाइम मिलता है मैं सबकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बना दूंगा, लेकिन आप लोग प्रॉब्लम स्टेटमेंट जी समझ लिखना लाजमी है, क्योंकि जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट है वो पूछी जाती है, ऐसे में पूछी जा रही होती है, ऊपर लिखना होता है। तो अगर प्रॉब्लम स्टेटमेंट नहीं लिख पाओगे ना तो बड़ा मसला हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग लें 5 मिनट का ब्रेक। मैं 4:50 पे, बल्कि 4:55 पे क्लास कंटिन्यू करता हूँ, प्रेसी वहां पढ़ते हैं। सही है।